आज हम एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने हैं, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन ऑफ डीसी मशीन। ये डीसी मशीन जो सब्जेक्ट है, ये हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के सेकेंड ईयर के 206 नंबर जो कोड का सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, उसमें पढ़ते हैं। और डीसी मशीन अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रकार की मशीन है, इसलिए हम आज सबसे पहले डीसी मशीन को पढ़ते हैं। डीसी मशीन जो क्या होती है, डीसी मशीन जो हम काम में लेते हैं, ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करने की एक डिवाइस है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं मेनली। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो 3 चीज़ होती है। एक होता है फील्ड, और उस फील्ड के बीच में एक कंडक्टर होता है। उस कंडक्टर के 2 अलग अलग परिस्थिति बन सकती है। एक परिस्थिति ये है कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर में करंट फ्लो रहा हो, ये एक कंडीशन हो सकती है। या दूसरी कंडीशन कुछ इस प्रकार की हो सकती है कि उस मैग्नेटिक फील्ड में जहाँ की कंडक्टर रखा हुआ है स्टेशनरी, उस स्टेशनरी की जगह उसमें किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन कंडक्टर गतिमान है, कंडक्टर मूव कर रहा है किसी भी दिशा में। जब कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी हम जैसा 12th की फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, ये केस हमारा होगा। केस हमारा बहुत सिंपल तरीके का बन गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा केस है मूविंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ अगर कंडक्टर करंट कैरी करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो किसी पर्टिकुलर दिशा में, किसी एक विशेष दिशा में फोर्स फील करेगा। और अगर मान लो कंडक्टर कांस्टेंट है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वो करंट फ्लो होने के कारण किसी दिशा में फोर्स फील करेगा। और अगर कंडक्टर मूविंग है तो उसमें किसी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण अगर उसका पाथ कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट है, तो करंट फ्लो हुआ। तो ये जो मशीन है, ये मशीन बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है। और इसमें हम उसकी दिशा को निकालने के लिए कि अगर उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसकी दिशा क्या होगी, अगर वो फोर्स फील करेगी तो कंडक्टर किस दिशा में फोर्स फील होगा, इसके लिए हम फ्लेमिंग्स रूल्स काम में लेते हैं। फ्लेमिंग के 2 रूल्स होते हैं, एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है वो हम जनरेटर में काम में लेते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है वो हम मोटर के केस में काम में लेते हैं। यानी अगर हम जनरेटर और मोटर को और लेफ्ट और राइट को अल्फ़ाबेटिक सेट कर दें तो क्रॉस हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का बच्चों को कंफ्यूज होने की या किसी प्रकार का भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं कभी भी। कई बार बच्चों के साथ ये असुविधा होती है कि वो जब हम बात करते हैं, पूछते हैं, लिखते हैं, तो बच्चा कभी लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड, कभी राइट की जगह लेफ्ट हैंड कन्फ्यूज होता जाए। लेकिन कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। क्रॉस एल लेफ्ट पहले आएगा। अगर एल और आर को हम अल्फ़ाबेटिकल सेट करें तो एल पहले आता है, आर बाद में आता है। इसी प्रकार से जनरेटर और मोटर को हम सेट करें तो जी पहले आता है और एम बाद में आता है। लेकिन जो एप्लीकेशन है वो रिवर्स है, यानी एल लेफ्ट हैंड रूल लगेगा मोटर में और राइट हैंड रूल लगेगा जनरेटर में। अब लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल क्या है? लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल बहुत सिंपल, कि हम हमारे हाथ की इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, यानी इन तीनों उंगलियों को अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पर प्लेस कर दें, इन तीनों को एक दूसरे से 90 डिग्री प्लेस कर दें, तो ये अलग अलग परिस्थिति में हमारे को उसकी दिशा या करंट की दिशा बताएगी। कंडक्टर के मूव करने की या मोटर के घूमने की दिशा, या कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होने की दिशा को बताएगा। और इस रूल को जो हम बात करते हैं तो ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल है। अगर हमने तीनों को मिडिल फिंगर और 4 फिंगर, या जिसको हम इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, वो इंडेक्स फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, चाहे लेफ्ट हैंड रूल हो या राइट हैंड रूल। जो मिडिल फिंगर होती है वो मिडिल फिंगर हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है, चाहे हमने करंट फ्लो किया हो या उसमें मूवमेंट के कारण फ्लो प्रोड्यूस हुआ हो। और जो थंब होता है वो थंब हमेशा टॉर्क को या मोशन को इंडिकेट करता है या मैकेनिकल फोर्स को इंडिकेट करता है, चाहे वो हमने दिया हो या हमारे को वहाँ से मिला हो। तो ये मोटे तौर पे हम समझ सकते हैं कि डीसी मशीन की जो वर्किंग है, उस डीसी मशीन की वर्किंग में मशीन का जब भी हम मशीन शब्द काम में लेते हैं
तो मशीन दोनों प्रकार की हो सकती है। यानी जब मैं मशीन बोलता हूँ तो इसका मतलब वो जनरेटर भी हो सकता है या मोटर भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के प्रिंसिपल पर अगर वो मशीन मैकेनिकल इनपुट लेके इलेक्ट्रिकल आउटपुट दे तो वो जनरेटर की भांति कार्य करेगी। अगर वो इलेक्ट्रिकल इनपुट लेके आउटपुट अगर मैकेनिकल दे तो मोटर की तरह काम करेगी। यानी डीसी मशीन में फील्ड हमेशा होगा और फील्ड के साथ अगर फोर्स है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और फील्ड के साथ करंट है तो फिर फोर्स उत्पन्न होगा। और हम जैसा हमने शुरू में बात की है कि ये सिंपल जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा हुआ है और उस कंडक्टर को दो डिफरेंट कंडीशन में हमने बात की है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो किसी डायरेक्शन में फोर्स फील करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग कंडक्टर है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। और उन दोनों प्रिंसिपल्स को हमने डीसी मशीन में जनरेटर और मोटर के रूप में हमने काम में लिया है। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि डीसी मशीन, जैसा मैंने पहले बोल चुका हूँ, ये अपने स्लाइड में दोबारा इसको थोड़ा समझते हैं कि डीसी मशीन को अगर हम क्लासीफाई करें तो ये दो प्रकार की होती है। डीसी जनरेटर होगा, डीसी मशीन मोटर होगी। जनरेटर और मोटर के में कंस्ट्रक्शन वाइज किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ होती है, बिल्कुल एक ही जैसी होती है। अगर हमने इनपुट इलेक्ट्रिकल दे के आउटपुट मैकेनिकल लिया तो मोटर होगा, अगर हमने इनपुट मैकेनिकल दे के आउटपुट इलेक्ट्रिकल लिया तो जनरेटर होगा। सामान्यतया बनावट की दृष्टि से हम बात करते हैं तो चूँकि मोटर के ऊपर जर्क, मैकेनिकल जर्क कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, तो जब हम किसी को स्पेसिफिक रूप से अगर हम मोटर के रूप में किसी मशीन को बनाना चाहते हैं तो हम उसकी शाफ्ट को कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि मैकेनिकल सीधा जो मोटर होती है वो मैकेनिकल फोर्स को डील करती है और उस मैकेनिकल फोर्स को डील करने के कारण उसमें जो जर्क्स हैं वो ज़्यादा लगते हैं। तो इलेक्ट्रिकली कोई फ़र्क नहीं होता, केवल मैकेनिकली इतना सा फ़र्क होता है कि जो मोटर होगी उस मोटर की जो शाफ्ट होगी वो इंटेंशनली कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई जाएगी ताकि वो किसी भी प्रकार के जर्क को या झटके को आसानी से झेल सके। उसके बाद हम आगे बात करें कि हमारे को जैसा हम जानते हैं कि हम इंडस्ट्रीज़ में या डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए हम ज़्यादातर एसी मोटर्स को काम में लेते हैं। एसी मोटर अगर हम हमारे घरों पे देखें तो हमारे घरों पे एसी मोटर फैन में लगी हुई है, एसी मोटर हमारे कूलर में लगी हुई है, एसी मोटर हमारे जो टिल्लू पंप है जिससे कि हम पानी को पंप करते हैं उसमें लगी हुई है। हर प्रकार की जो हमारे घर पे हम काम में लेते हैं, जो कि हमारे घरों पे ऐसी सप्लाई आती है, इसलिए हम सामान्यतया जो एप्लीकेशन हम काम लेते हैं मोटर्स की वो सामान्यतया एसी मोटर ही काम में लेते हैं। लेकिन फिर भी जब भी हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मशीन को पढ़ते हैं तो मशीन में हम डीसी मशीन को हमेशा पढ़ते हैं या डीसी मोटर या डीसी जनरेटर को आवश्यक रूप से पढ़ते हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ स्पेसिफिक फील्ड में, स्पेसिफिक जगह पे हमारे को डीसी मोटर की, क्योंकि घरों पे डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हम डीसी काम में नहीं लेते, लेकिन किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए हमारे को डीसी का मोटर को काम में लेना पड़ता है। और उस डीसी मोटर को काम में लेने के लिए अगर हम बात करें कि उसके स्पेशल एडवांटेज क्या है, तो डीसी मोटर के सबसे बड़ा अगर बात करें कहाँ कहाँ काम में लेते हैं तो टॉयज़ में हम काम में लेते हैं। जो छोटी छोटी सी मोटर्स आप देखते होंगे, बच्चों के छोटे खिलौने होते हैं, टेप रिकॉर्डर्स हैं, और जितनी भी छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिसमें कोई मूविंग पार्ट होता है, वहाँ जब भी हम कोई मोटर काम में लेते हैं तो हमेशा वो डीसी मोटर होगी। किंतु डीसी मोटर की जो एप्लीकेशन है वो बहुत डिस्टिंक्ट एप्लीकेशन है कि एक तो इसकी स्पीड रेगुलेशन अच्छी होती है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि डीसी मोटर में वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल होता है। यानी हम इसकी जितनी रेटेड स्पीड होती है, जितनी इसकी नियत स्पीड होती है, उस नियत स्पीड से अधिक और कम दोनों पर चला सकते हैं। और ये इसकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है। उस स्पेशल क्वालिटी होने के कारण हम डीसी मोटर को स्पेशल पर्पज़ के लिए, विशेष आवश्यकता के लिए हम काम में लेते हैं। और इसलिए इसकी जो एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में और क्रेन्स में, इन स्पेशल जगह हम डीसी मोटर्स को काम में लेते हैं, एलिवेटर्स वगैरह में। अगला हम बात करें कि डीसी मोटर की बनावट, हम डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को डिटेल में बात करेंगे। लेकिन डीसी मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, उस कंस्ट्रक्शन मुख्य कंपोनेंट क्या होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता हुआ हमारा डायग्राम है। तो इस डायग्राम में एक आउटर ग्रे कलर का एक आउटर ड्रम, अगर मैं ये क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन में ये बिल्कुल ड्रम शेप का एक आउटर फ्रेम है। इस आउटर फ्रेम को हम
योक बोलते हैं। और उस योक के अंदर हमने देखा है कि लाइट ब्लू कलर में NS ये 4 पोल की मशीन है, यानी इसमें 4 पोल बने हुए हैं। मशीन 2 पोल की भी हो सकती है, मशीन 4 पोल की भी हो सकती है, मशीन 6 पोल की भी हो सकती है, एंड सो ऑन। लेकिन मशीन में जो पोल्स होंगे वो हमेशा, चूँकि नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड हमारे को चाहिए, तो जो पोल्स होंगे वो हमेशा इवन नंबर में होंगे। ये एक बिल्कुल बहुत स्पष्ट है, बहुत सामान्य बात है कि मशीन में जो पोल्स होंगे वो इवन नंबर में होंगे, सम संख्या में होंगे। यहाँ जो NS है ये मशीन के पोल है। ये मशीन के पोल का जो कार्य होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है। क्योंकि हमने जब DC मशीन की वर्किंग को या DC मशीन के समझने की कोशिश की थी, तभी हमने बात की थी कि DC मशीन के लिए हमारे को जो आवश्यक है, सबसे प्रथम आवश्यकता है कि हमारे को फील्ड चाहिए। फील्ड के बाद हमको एक अंदर कंडक्टर चाहिए, जिस कंडक्टर में या तो हम करंट फ्लो करेंगे या उस कंडक्टर को हम किसी प्रकार से मूव करेंगे। यही हमने DC मशीन में बात की। तो ये इसमें अंदर नॉर्थ और साउथ पोल है। उस नॉर्थ साउथ पोल को 4 पोल की मशीन है, उसमें हमने लाइट ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। और उसके ऊपर N और S, यानी अल्टरनेटली या तो 4 पोल की मशीन है तो 4 पोल की मशीन में तुम्हारे को बहुत आसान दिख रहा है, लेकिन अल्टरनेटिवली ये हमारे जो नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, अगर 6 पोल की मशीन होगी तो अल्टरनेटिवली होंगे, 8 पोल की, वैसे ही मतलब एक नॉर्थ होगा, फिर साउथ होगा, फिर नॉर्थ होगा, फिर साउथ होगा। इस प्रकार से ये हमारा क्रम होगा। उसके बाद उसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग होगी। फील्ड वाइंडिंग होगी वो कंसेंट्रिक टाइप की होगी। कंसेंट्रिक टाइप यानी उसकी जो बनावट होती है वो इस प्रकार की होती है कि पूरी की पूरी वाइंडिंग का जो टर्न्स हैं, उन टर्न का सेंटर केवल एक ही होगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड को कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें या मैग्नेटिक लीकेज को हम मिनिमाइज़ कर सकें, कम से कम कर सकें। उसके बाद जो ये फ्रेम होता है, इस फ्रेम का मोटे तौर पे पर्पज़ ये होता है कि ये पोल्स को होल्ड करती है, पोल्स को अपने ऊपर संभाल के लगा कर रखती है। पोल इसमें स्क्रू की सहायता से कसे हुए होते हैं, बोल्ट, स्क्रू बोल्ट की सहायता से। और साथ में ये फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आसान पाथ प्रोवाइड करता है। और उसके बाद अगला जो है वो हमने अंदर कुछ येलोइस कलर में हमारे को दिख रही है, जिसमें बीच में बारीक बारीक से होल्स बना रखे हैं येलो कलर में। उस येलो कलर में जो है ये है हमारा आर्मेचर। इस आर्मेचर में जो छोटे छोटे से होल्स से या गोले से बने हुए हैं, बॉल, ये सर्किल बने हुए हैं, ये उसके कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स जो आर्मेचर होगा, उस आर्मेचर में कंडक्टर इस प्रकार से होंगे। तो हमने जैसा हम कहा था कि हमारे को मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर चाहिए, वो कंडक्टर हम इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। और जो पोल्स हैं, उस पोल्स का आर्मेचर के समीप का जो हिस्सा होता है, वो हिस्सा रेक्टेंगुलर होने की जगह आगे से थोड़ा फैला हुआ और घोड़े की नाल का जैसा बना होता है। इसको हम बोलते हैं पोल शू। ये घोड़े के जो पाँव का जो शेप होता है कुछ इस प्रकार का बना होता है, इसलिए हम इसको पोल शू बोलते हैं। इसका जो पर्पज़ होता है ये वाइंडिंग को होल्ड करना है, क्योंकि अगर वाइंडिंग जब मोटर चलती है, हाई स्पीड पे चलती है, तो उसमें वाइब्रेशन होता है। और उस वाइब्रेशन पे जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग ऊपर से नीचे सरक सकती है, आर्मेचर को टच कर सकती है। इसलिए इसको उससे रोकने के लिए हम जो आर्मेचर में पोल शू होता है, उस पोल शू को थोड़ा हवा देते हैं ताकि इसको रोक के रखती है। उसके बाद आगे जो अंदर आर्मेचर होती है, उस आर्मेचर के आगे एक कम्यूटेटर होता है, जिसको कि हमने इस डायग्राम में पिंक कलर से दिखा रखा है। कम्यूटेटर का पर्पज़ ये होता है कि कम्यूटेटर AC को DC में या DC को AC में कन्वर्ट करती है, यानी कि परिवर्तित करती है। क्योंकि हमारी जो अंदर का जो हिस्सा है आर्मेचर होता है, उस आर्मेचर में चाहे हम DC मशीन की बात करें, किसी मशीन की बात करें, अंदर जो आर्मेचर में जो प्रोड्यूस होगा वो हमेशा अल्टरनेटिंग टाइप का करंट ही प्रोड्यूस होगा, अल्टरनेटिंग टाइप का इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही प्रोड्यूस होगा। उस सिग्नल को हमारे को बाहर DC में कन्वर्ट करना है। या DC मोटर होती है तो हम DC अप्लाई करते हैं, लेकिन DC अप्लाई करने के बाद भी हमारे को अंदर उसको AC में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसलिए इस कार्य को करने के लिए हमारे पास जो कार्य करता है ये कम्यूटेटर होता है। और कम्यूटेटर के बाद अंदर ब्लैक कलर की शाफ्ट हमारे को नज़र आ रही है। ये जो शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट उसको घुमाने का कार्य करती है। नेक्स्ट ये भी क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है DC मशीन का, जिसमें हमने वाइंडिंग को भी बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाने की कोशिश की है। इसमें जैसा इसके पहले हमने नॉर्थ और साउथ पोल को देखा था, यहाँ भी आमने सामने के जो पोल हैं वो सेम पोल है, या एकांतर क्रम में जो पोल्स हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के रूप में जिसे हम बात करते हैं। तो उसमें
हम जो वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग इस प्रकार से करते हैं क्योंकि पोल की जब पोल जो होता है वो सॉफ्ट आयरन के बने होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बने होते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटिज्म को अपने अंदर संभाल के रखता है, बचा के रखता है। और जब ये हम इनकी वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग इस फैशन में करते हैं कि अल्टरनेटिवली नॉर्थ और साउथ पोल की तरह बिहेव करें। इसमें सारे कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स की अगेन हमने मार्किंग कर रखी। आउटर फ्रेम में वो योक है, एक इसमें हमने टर्मिनल बॉक्स को भी दिखा रखा है अलग से, और साथ में ब्रशेस को दिखा रखा है। ब्रशेस क्योंकि आर्मेचर होगा, उस आर्मेचर के ऊपर कलेक्ट करने के लिए, हमारे को करंट को कलेक्ट करने के लिए, करंट को सप्लाई करने के लिए आर्मेचर मशीन घूमती है, और उस मशीन से घूमने के लिए हमारे को उसको जब करंट सप्लाई करना पड़ता है तो हमें उसमें एक सॉफ्ट टाइप का मटेरियल चाहिए ताकि वो उसमें घिसावट कम से कम, उसकी लाइफ अच्छी रहे। इसलिए हम सामान्यतः कार्बन ब्रशेस को काम में लेते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमने ब्लैक कलर से दिखा रखे हैं, बाहर आर्मेचर के से सटे हुए हैं, और इनको ब्रश बोलते हैं। ये अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके कस्टम जो मशीन है, डीसी मशीन, उस डीसी मशीन के डिफरेंट पार्ट्स और उनकी क्या पर्पज़ है, क्या मटेरियल है। तो पहला जो हमारा इसमें जो पार्ट है, उस पार्ट में सबसे पहले फ्रेम, आउटर फ्रेम जिसको हम योक बोलते हैं, फील्ड पोल्स, फील्ड वाइंडिंग, पोल शू, आर्मेचर, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर, शाफ्ट और ब्रश, ये डीसी मशीन के मुख्य पार्ट्स हैं। अब अगली क्लास में हम इनको पूरी डिटेल में एक एक पार्ट का क्या उपयोग है, उसका मटेरियल क्या होता है, उसके उपयोग के कारण हमने कौन से मटेरियल का चुनाव करते हैं, अगर मटेरियल में हम किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो उससे हमारे को क्या लाभ और क्या नुकसान होगा, या मोटर की वर्किंग या मोटर की परफॉर्मेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सब चीज़ों की हम आगे अगले लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।